सेवा जोहार। आपकी जय। जिंदाबाद साथियों। दोस्तों, मैं इंदौर से आज आपके बीच आदिवासी संविधान में अनुसूचित जनजातियों को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उस संबंध में उन संवैधानिक अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी आपके बीच रख रहा हूँ। साथियों, हमारे देश में भारतीय संविधान के पहले जब अंतरिम सरकार बनी थी और संविधान निर्माण समितियां अलग अलग जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी और भी कई कमेटियां बनी थी, तो उस समय देश में संविधान के ऊपर बहस हुई थी। तो सभी वर्गों के अलग अलग प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगें रखी, अपनी सोसाइटी की, तथा देश को कैसे चलाना है और देश में सभी वर्गों को कैसे समाहित करना है, सभी वर्गों के अधिकारों की कैसे रक्षा करना है और सभी वर्गों की भावनाओं को कैसे शामिल करना है। ऐसी बहुत सारी बातों पर डिबेट हुई। यह डिबेट 1946 से 1949 के बीच में चली थी दोस्तों। तो आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा और आदिवासियों के पैरोकार माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के जो भी अलग अलग सदस्य थे उनके बीच में अपनी बातें रखी और उन्होंने आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन किया था, प्रतिनिधित्व किया था आदिवासियों के अधिकारों के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार अलग अलग बहस हुई और दो साल 18 माह और 11 दिन में संविधान हमारे देश में बना और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों। तो इसमें अनुच्छेद 13(3) अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि मान्यता दी गई, मतलब उसे संविधान के द्वारा कानूनन मान्यता दी गई। तथा अनुच्छेद 14 यह कहता है कि आदिवासियों को विधिक संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। साथ ही आदिवासियों के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजना संचालित करने का भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध करके हित संरक्षण करना, शिक्षण संस्थानों में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त करती हो या नहीं करती हो, उन सब में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) लोक नियोजन में आरक्षण व्यवस्था या प्रतिनिधित्व व्यवस्था, हम प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहेंगे। अनुच्छेद 16(4) में लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व, आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व, साथ ही सरकारी अर्ध सरकारी निगमों आदि में आदिवासियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति की विशेष व्यवस्था की गई। आदिवासी समाज के संपूर्ण विकास के लिए सरकारी विभागों में नौकरी के बाद में, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसलिए उन्हें पदोन्नति की विशेष प्रतिनिधित्व देकर उच्च पदों में प्रतिनिधित्व देने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत आदिवासियों के हित रक्षा के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध की व्यवस्था की गई, जिसमें आदिवासियों की भूमि, क्षेत्र और संस्कृति की रक्षा हो सके।
अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हमारे देश में बंधुआ मजदूरी का पहले प्रावधान था संविधान के पहले, लेकिन 23 अनुच्छेद 23 जो मौलिक अधिकार भी है उसके अंतर्गत बंधुआ मजदूर खत्म किया गया, मतलब उसे प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन दोस्तों, नियम कानून संविधान बन गया है, लेकिन अपवाद स्वरूप आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम और आगे बात करें। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आदिवासी समाज अपने समाज की प्रकृति पूजा की संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखे तथा उससे संबंधित संपूर्ण क्रिया, वस्तुएं, पदार्थ आदि रखने का उसे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 आदिवासी समाज अपने संपूर्ण परंपरागत प्रकृति पूजक आस्था संवर्धित बनाए रखने के लिए प्रबंधन समिति आदि की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 27 कर संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या घोषणा में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप में विनियोजित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 आदिवासी की प्रकृति पूजक आस्था में उपासना करने उपस्थित होने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 29 आदिवासियों को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आदिवासियों को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति आदि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य आदिवासियों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रयास करेगा। अनुच्छेद 164 आदिवासी बाहुल्य राज्यों में आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी मंत्रालय, विभाग एवं मंत्री की नियुक्ति करेगा और इन सब बातों का प्रावधान किया गया है ताकि आदिवासी समाज के संपूर्ण हितों का संरक्षण करते हुए आदिवासियों का सतत सर्वांगीण विकास किया जा सके। अनुच्छेद 243 पंचायत राज अधिनियम 1943 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मतलब जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 और नगर पालिका अधिनियम 1994 अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होगा, इसका प्रावधान किया गया है। मतलब पंचायती राज अधिनियम तथा नगरीय निकाय वाला जो चुनाव है, जो चीज़ें हैं, यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं करने का प्रावधान है। चूँकि दोस्तों अशिक्षा तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी की वजह से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक है। अनुच्छेद 2441 अनुच्छेद 244A मतलब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन परंपरागत शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का कोई भी कानून या विधेयक आदिवासी सलाहकार परिषद मतलब आदिवासी या जनजाति सलाहकार परिषद के बिना अनुमोदन से लागू नहीं होगा। केंद्र या राज्य सरकार के कानून से आदिवासियों के हितों के विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में राज्यपाल या राष्ट्रपति सामान्य कानूनों पर रोक लगा सकता है, जिसका संविधान में प्रावधान किया गया है। मतलब कोई सा भी सामान्य नियम या कानून जो आदिवासी, मेरी आवाज आ रही है?
वापस मैं बता रहा हूँ, 5वीं अनुसूची मतलब अनुच्छेद 244(1) स्वशासन परंपरागत शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र एवं राज्य सरकार का कोई भी कानून या विधेयक आदिवासी सलाहकार परिषद के बिना अनुमोदन से लागू नहीं होगा। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के कानून से आदिवासियों के विपरीत प्रभाव पड़ने पर ऐसी स्थिति में राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने विशेष शक्ति से इन कानूनों पर रोक लगा सकता है, जिसका प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 2442 अनुच्छेद 244(2) छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची का जो प्रावधान है वह यह भी 5वीं अनुसूची के जैसा ही स्वशासन परंपरागत शासन की व्यवस्था की गई है और यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लागू है। छठवीं अनुसूची। अनुच्छेद 275 अनुच्छेद 275 आदिवासियों के लिए विशेष बजट एवं वित्तीय अनुदान की व्यवस्था मूल संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसमें केवल आदिवासी मद छोड़कर गैर आदिवासी मद में खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब जो आदिवासियों के लिए अलग से बजट का जो प्रावधान किया गया है 275 के अंतर्गत, तो जो आदिवासियों का जो बजट है उसको किसी गैर मद में खर्च करने का प्रावधान नहीं किया गया, मतलब नहीं खर्च कर सकते। यह राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स होने की नहीं है। अर्थात आदिवासियों के लिए जो विकास के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है, ऐसा नहीं कि वित्तीय वर्ष में या 1000 करोड़ यदि निर्धारित किया गया तो 1000 करोड़ खत्म हो गया, नहीं, वह अगले वित्तीय वर्ष में भी काम आएगा और ना ही अन्य मदों में, मतलब यह लैप्स भी नहीं होगी और ना ही इसका अन्य मद में इसको खर्च कर सकते हैं। और ऐसे प्रावधान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने लागू किए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के अलग से जो बजट की जो प्रावधान की जो व्यवस्था है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों ने लागू किए हैं। अनुच्छेद 303 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान है, मतलब संसद में जाने का, जो निम्न सदन होता है वहाँ पर जाने के लिए आदिवासियों को इस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष सुविधा मिली है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का विशिष्ट प्रावधान किया गया है। मतलब हमारे अलग अलग राज्यों में, या हम मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश में जो 82 सीटें हैं, कितनी 82, 47 आदिवासियों की और 35 अनुसूचित जाति की, मतलब अनुसूचित जनजाति और जाति की, तो ऐसे टोटल मिला के 82 जो सीटें हैं वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में विशेष सुविधा दी गई है। और उसके साथ ही दोस्तों आज हम देखते हैं कि यह संविधान में व्यवस्था है, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी से जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से जनप्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जब बात उस एरिया के डेवलपमेंट की या उन समुदाय के डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके मतलब उनके मुंह बंद हो जाते हैं, वो लोग न कुछ बोल पाते हैं न प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। जब आदिवासियों के हितों के विपरीत यदि कोई से नियम या कानून बनाने की बात आती तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम उस पर अलग से बात करेंगे। अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 334 का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 335 लोक सेवाओं, सरकारी पदों के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों के दावों का प्रशासन, पदोन्नति, किसी परीक्षा के अर्हक अंक में छूट देने एवं अंकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने का विशिष्ट प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का अनुसूचित
जनजाति आयोग का प्रावधान कर आदिवासियों के हितों का संरक्षण, कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के उपाय, उन्नयन के लिए नियम राष्ट्रपति तथा संसद को सुझाव देंगे। मतलब यह ओवरऑल नियम बना है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। और अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रपति और संसद को सुझाव भी दे सकता है आदिवासियों के कल्याणकारी हितों के संबंध में, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक विकास के संबंध में। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में योजनाओं को बनाने और उनके निष्पादन के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी भी जनजाति समुदाय को जनजाति घोषित करने का प्रावधान है। मतलब हमारे देश में जो हमें जनजाति का जो दर्जा मिला है वो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी भी समुदाय को जनजाति घोषित कर सकता है। इसका प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 365-25 अनुच्छेद 365-25 अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझे जाना का प्रावधान किया गया है। पेशा एक्ट 1996 आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत ग्राम सभा को कानूनी मान्यता देते हुए आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें दुष्कर्म, डकैती, हत्या आदि गंभीर मामलों को छोड़कर शेष सभी सामान्य प्रकरणों के निराकरण का या उनके निपटारे निदान का करने का जो संपूर्ण अधिकार है उसको आदिवासी ग्राम सभा को दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अभी कई हमारे साथी लोग संवैधानिक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। और उन संवैधानिक अधिकारों में जो सबसे बड़ी जो डिमांड है या बात है 5वीं अनुसूची को लेकर कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची लागू करो, 5वीं अनुसूची ऐसा वैसा। साथियों, मैं आप सबको एक बात स्पष्ट कह दूं, आप जो भी अनुसूचित क्षेत्र के जो साथी लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो आप हमारे जो जितने भी नियम कानून जो देश में लागू है वो सब चल रहा है। लेकिन आप सब यदि समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके लोगों के बीच यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप वास्तव में कुछ बदलाव चाहते हो, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ग्राम सभा को मजबूत करना। मतलब हम बड़ी बड़ी बातें या इधर उधर घूमने या जाने आने के बजाय हम जिस गांव में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले टोलों के बीच में जाए और 21 लोगों की एक कमेटी बनाए। 21 हर मोहल्ले से 3-3 लोगों को या 5-5 लोगों को ले और ऐसे करके 3 या 4 या 5 जो आपके हैं, तो वहाँ ग्राम सभा एक ग्राम प्रमुख बनाए और उसके सदस्य मोहल्ले से, और उसको ऐसा प्रस्ताव ठहराव प्रस्ताव करके वहाँ के जो तहसीलदार या एसडीएम है उनको भेजते हैं, वो मान्यता दे देंगे। तो आप सभी इस तरह की गतिविधि करें जिससे कि आपकी ग्राम सभा मजबूत होंगे। और आपकी ग्राम सभा, हम कहते हैं ना कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। नारा भी है, लोग बोलते भी हैं और वास्तव में अधिकार भी है। तो उन अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए आपको इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ करने को कहने को बहुत सारी बातें हैं, हम उन पर ज़्यादा नहीं उलझे। आजकल मैं देख रहा हूँ कई साथी भावनाओं में आके गलत बयानबाजी या गलत तरीके से अपने कम्युनिटी के लोगों से लड़ रहे हैं। एक हमारे सोसाइटी में बड़ी एक, उस पर भी मैं बात कर लूँ, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। हम चाहते हैं कि हम संगठन विहित समान, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षा प्राप्त कर लिए, किताबी शिक्षा भी प्राप्त की और व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त की, और समाज से संबंधित भी हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षित तो हम लोग बन गए। अब रही बात संगठित रहो, तो बाबा साहब ने कहा कि पूरे समाज को संगठित करना है, दलित आदिवासी पिछड़ा संगठित रहें, ये बाबा साहब का मेन। तो क्या करने लगे सभी लोग, दलितों में अलग अलग जो उपजातियाँ हैं उन लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए। वैसे ही पिछड़ी जातियों में जो अलग अलग उपजातियाँ हैं उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग बना लिए। और वैसे ही
आदिवासियों में, अनुसूचित जनजातियों में भी अलग अलग कम्युनिटी है, उन लोगों ने भी अपने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। और साथ ही आजकल संगठन की बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। जिसके पास संगठन है ना, उसको लोग समाज सेवा जो कर रहे हैं वो लोग सब महत्व दे रहे हैं। पार्टी वाले महत्व दे रहे हैं और समाज सेवा करने वाले लोग भी महत्व दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों, इस संगठनवाद की जो बीमारी है इससे हम लोग बचें। हम लोग संगठन, ठीक है संगठन जो भी है, लेकिन हम समाज के लिए जो अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करें, उनका सहारा बने, उनकी जो बातें हैं उनको सुने, ध्यान दें और उसी तरीके से हम लोग काम करें। संगठन बनाना या संगठन बना के ना अपनी अपनी रोटियां सेकना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, सब कर रहे हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमको उस दिशा में नहीं जाना दोस्तों। हमको संगठन विहीन समाज की ओर बढ़ना है। संगठन विहीन समाज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जाति विहीन समाज या जाति विहीन देश हम बनाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही संगठन विहीन समाज या संगठन विहीन हम लोग देश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। संगठन हजारों हैं, लाखों हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वे उस दिशा में हम संगठन विहीन सोसाइटी को बनाएं और हम लोग कैडर बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करें। कैडर बेस्ड सोसाइटी, मिशनरी हमको कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो वास्तव में समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करें। आदिवासियों की गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी, विस्थापन, पलायन तथा आदिवासियों में तमाम बीमारियां हैं जैसे नशाखोरी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इस दिशा में भी हम लोग एक एक बिंदु को लेकर हम लोग काम करें और उस समस्या के जड़ तक हम लोग पहुँचें और सकारात्मक सुझाव बदलाव के साथ हम लोग आगे बढ़ें। उसके साथ ही जो पॉलिटिक्स लीडर हैं उनसे आजकल क्या सबकी दुश्मनी चल रही है हमारे सोसाइटी में। जो सोसाइटी के जो काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स से जो भी लीडर है, विधायक, सांसद, मंत्री या लोकल के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे सरपंच है, जनपद है या जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे लोगों से या पार्टी के अलग अलग जैसे कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, उनसे डायरेक्ट फाइट हो रही है। दोस्तों, इनसे डायरेक्ट फाइट मत करो, इनसे सहयोग आप लोग ले सकते हो, उस दिशा में आप काम करें। इनसे हम क्या क्या सहयोग ले सकते हैं या ये हमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, उस दिशा में आप लोग काम करें, उस दिशा में आप लोग सोचें, है ना। नहीं तो लड़ लड़ के मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये जो फालतू जो चीज़ें हैं उनमें हम इन्वॉल्व नहीं रहें। उसके साथ ही समाज की जहाँ बात हो रही है, समाज का काम जहाँ हो रहा है, समाज का जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ जाने की, उसको अच्छा करने की जवाबदारी आपकी भी है, हमारी भी, हम सबकी है। नकारात्मक बात को छोड़कर हम लोग सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, सकारात्मक सोच के साथ। और मैंने जो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है, उसको वापस आप सुने और अच्छी लगे तो आप अपने समाज के जो भी साथी लोग हैं वहाँ तक ये मेरी बात पहुँचाएं। और हम सब आपके साथ में दोस्तों, हम संगठन हजारों हैं, हम हजारों संगठनों के साथ हैं, लेकिन हमको संगठन विहीन सोसाइटी का निर्माण करना है। हम एक कदम सशक्त समाज निर्माण की और हम लोग बढ़ें। और सशक्त समाज का निर्माण तब होगा जब हमारा समाज संपूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करेगा, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा। तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ें। आपने मेरी बातें सुनी, आपको अच्छी लगी होगी। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जय भीम, जय भीम, जय बिरसा, जय टंट्या, जय फुले, जय साहू, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।